Good morning, students. I am Ritik from your associate teacher, and we are going to discuss chapter number 3rd of civics, the government, and this is the second part of this series. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, सरकार क्या होती है, कैसे क्यों सरकार की ज़रूरत होती है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। फिर हम लोग बात कर रहे थे रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसपे आप लोगों ने देखा कि सरकार कौन कौन से काम करती है, कैसे करती है, और उसका जो मेजर इफेक्ट है वो कैसे ऑल सिटीजन्स पे होता है। एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कितने प्रकार की सरकारें होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, लाइक डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, न्यूट्री एंड द फेडरल। These are the form of the governments. And now we will discuss about the government of India, मतलब भारत सरकार के बारे में बात करेंगे। इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम करती है। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी पावर डिवाइडेड होती है, मतलब गवर्नमेंट की पावर डिवाइड होती है स्टेप बाय स्टेप, मतलब अलग अलग लेवल्स पे उसकी पावर डिवाइड होती है। अब क्या इसमें होता है और किस तरीके से इसका डिविजन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। लाइक द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया इज अ बिग कंट्री, आप जानते हैं भारत एक बड़ा देश है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड गवर्न सच अ ह्यूज कंट्री थ्रू आ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े देश को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर है गवर्नमेंट की, उसको 3 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल पे। अब इसमें होता क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर कंट्री। मीन्स जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, बाय द मेकिंग द लॉ। तो ये केंद्र सरकार के लेवल पे है। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो रूल बनाएगी वो पूरे देश में मान्य होंगे, पूरे देश के लिए होते हैं। सेकेंड लेवल इज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं। अब राज्य सरकारों के हाथ पे जो पावर होती है वो उसको यूज करते हैं द मेकिंग ऑफ द लॉ। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं या जो लॉ पास किए जाते हैं वो उस स्टेट में पूरी तरीके से मान्य होते हैं, लागू किए होते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तीसरे लेवल में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लोकल अथॉरिटी। उसमें होता क्या है कि जैसे द विलेज और द टाउन इज द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ लोकल लेवल। जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, प्रधान होता है, अपने यहाँ सभासद होते हैं, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, और जो यहाँ पे आप नगर पालिका देखते हैं, नगर परिषद देखते हैं, तो नगर निगम देखते हैं, तो ये क्या है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में जो सरकार की पावर्स है उसको अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Now we are going to discuss the organs of the government. Each country has its own system of government. In our country, the executive, the legislature and the judiciary are the 3 organs of the government.
हर एक देश का अपना तरीका होता है अपने गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने का। अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं, तीन अंग हैं हमारी सरकार के। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या बनाता है? कानून बनाता है, लॉ बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड दोस लॉ। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं? जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं वो उन लॉज को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मतलब उन्हें लागू करवाते हैं। उनका काम क्या है कि जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू करवाना। और जुडिशरी, द जुडिशरी सेटल्ड द डिस्प्यूट्स ऑल लेवल्स एज पर द लॉज। अब जितनी भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको कौन सॉल्व करता है? उनका फैसला कौन करता है? जुडिशरी करती है। ये स्टेट से स्टेट के बीच, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो सकते हैं विवाद, सरकार और लोगों के बीच में विवाद हो सकते हैं, या सिटीजन्स टू सिटीजन्स, मतलब लोगों के आपस में भी विवाद हो सकते हैं। तो इसका जो 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 जुडिशरी का जो वर्क है वो क्या है? डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने डेमोक्रेसी जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें बहुत ब्रीफली मैंने उनको आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मीन्स अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो who is the 18 years or above the exercise his or right to elect a representative by casting a vote. It is called the universal adult franchise. Means 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। नो पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एजुकेशन, कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर। मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर हम अपने भारतीय संविधान के हिसाब से बात करें तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति को उसके जात, उसके धर्म, उसकी शिक्षा के स्तर, उसके कलर, इन सब के आधार पर वोट डालने से मना नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। मीन्स ये एक फंडामेंटल राइट्स की तरह वर्क करता है। अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इसको मेनली उसको नहीं ऐड किया गया है, बट ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे फंडामेंटल राइट्स। 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हाँ, इसमें कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, आपकी बुक में नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको सजा दी गई हो, मीन्स अगर जुडिशरी के द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट दी गई है तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो मेंटली प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जो साधु होते हैं या सन्यासी होते हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उनकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी कर सकते हैं, मीन्स ईमेल से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। और जो देश के बाहर लोग रह रहे हैं
वो भी वोटिंग कर सकते हैं। जैसे आप कोई किसी अदर फॉरेन कंट्रीज में रहने लगा और अगर वो भारतीय है तो वो वोट कर सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, बट इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any queries about this chapter, you can ask me. Till then, bye.